आज की क्लास शुरू करते हैं। बीच में आज हम लोग 3 ऋण पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग एक ही ऋण पढ़ पाए हैं और 8 ऋण बचे हुए हैं और 3 दिन का समय है। तो आज हम लोग 3 ऋण पढ़ेंगे। हम लोग बीच में क्वेश्चन आंसर लेंगे और आप लोगों के सभी सवाल के जवाब देंगे। ठीक है, तो हैंड अभी डाउन कर लें तो ज्यादा अच्छा है। अगर मुझे समय ज्यादा मिलेगा तो मैं ज्यादा विस्तार से पढ़ाऊंगा। बहुत स्पष्ट मैं बता रहा हूं, ज्यादा विस्तार से मैं पढ़ाऊंगा। और अगर मेरे पास समय कम होगा तो मैं चीज तो पूरी पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ा पाऊंगा, लेकिन उसको कंसाइज करना पड़ेगा। जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं स्व ऋण की। स्व मतलब मैं, स्वयं, अपना, खुद, जो भी कह लें। तो अब मैं कौन है? मैं मतलब ये आत्मा जो इस शरीर में है, इस शरीर में के माध्यम से काम कर रही है। शरीर एक माध्यम है। मैं अगर कोई हूं या जीव अगर कोई है तो वो आत्मा के कारण ही जीव है या मैं। तो स्व मतलब आत्मा। अब आत्मा का कारक कौन है? सूर्य। अब काल पुरुष कुंडली में सूर्य की राशि कहां पर आती है? कार काल पुरुष कुंडली में सूर्य की राशि आती है पंचम भाव में। मतलब पंचम भाव में सूर्य की राशि है, पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं। और सूर्य पहले भाव के कारक है। तो इन दो भावों की भूमिका, इन दो भावों की भूमिका स्व ऋण के संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सूर्य की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब सूर्य पहले भाव के कारक हैं, और पहले भाव के कारक होने का मतलब क्या हुआ? किस चीज के कारक वो हो गए? हमारी बुद्धि के, हमारी चेतना के, हमारे विवेक के, हमारे विचार के, हमारी निर्णय शक्ति के, जीवन और संसार के साथ, दूसरे लोगों के साथ हम कैसे एक्ट और रिएक्ट करते हैं, हमारे चरित्र के, हमारे स्वभाव के। अब अगर सूर्य पीड़ित हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऊपर हमने जितनी बातें कही, वो बातें या वो परिस्थितियां, वो स्थितियां प्रभावित हो रही हैं। अब जब मेरा विचार प्रभावित हो गया, जब मेरी बुद्धि प्रभावित हो गई, जब मेरा विवेक प्रभावित हो गया, द वे वी एक्ट एंड रिएक्ट, जब ये चीज प्रभावित हो गई, तब अगर मैं कोई गलती कर रहा हूं तो ये गलती किसकी है? ये गलती मेरे ही द्वारा की गई है। ये गलती मेरे ही द्वारा की गई है। इसमें किसी और का योगदान नहीं है। तो स्वऋण अपनी गलतियों के चलते पैदा होता है, और ये दिखेगा कब? वर्तमान के जीवन में। अब इसमें पास्ट लाइफ का कितना संबंध है? पास्ट लाइफ का इतना ही संबंध है कि पिछले जन्म जन्मों में हमने जिस तरह के कर्म किए, उसके अनुसार इस जन्म में हमारी कुंडली में ग्रह स्थिति बनेगी, और वो ग्रह स्थिति हमारी गलती करने का कारण बनेगी। पंचम भाव मतलब, पंचम भाव को कहते हैं पूर्व जन्म का भाव। पूर्व
पुण्य का भाव, सॉरी, पूर्व पुण्य का भाव। पूर्व पुण्य मतलब पिछले जन्मों में हमने जो संस्कार सीखे, पिछले जन्म में हमने जो क्रिएटिविटी अर्न की, जो स्किल सीखा, जो कलाएं सीखी, जो क्रिएटिविटी डेवलप किया, उन सभी चीजों को, उन सभी पॉजिटिव कैरेक्टर्स को हम अपने साथ लेकर इस जीवन में आते हैं। आत्मा जब शरीर को छोड़ के जाती है तो सिर्फ दो चीज उसके साथ जाती है, एक उसके संस्कार और दूसरे उसके कर्म। एक बड़ा अच्छा श्लोक है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कैसे कैसे सारी चीजें छूट जाती हैं, कहां कहां पे सारी चीजें छूटती हैं और जाता क्या है। तो बड़ा अच्छा श्लोक है, धनानि भूमौ, धन भूमि पर, पशवश्य गोष्ठे, पशु हमारे पालतू पशु कहाँ, गोष्ठी में, गोष्ठी बोलते हैं गौशाला को। धनानि भूमौ पशवश्य गोष्ठे, नारी गृहद्वारी, नारी घर के द्वार पे, जना श्मशाने, जो जन बंधु बांधव संगी साथी लेके स्मशान तक जाते हैं वो स्मशान में छूट जाते हैं। तो धन भूमि पे छूट गया, पशु गौशाला में छूट गए, नारी घर के द्वार पे छूट गई, जन स्मशान में छूट गए, देह चितायाम, अंत में देह चिता पे छूट जाती है, जिस देह पर हम जीवन भर इतराते रहते हैं। परलोक मार्गे, कब, परलोक के मार्ग में ये सब चीजें ऐसे ऐसे छूट जाती हैं। जाता क्या है, कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, जीव के साथ सिर्फ एक उसका कर्म जाता है और वही कर्म पूर्व जन्म के, पूर्व पुण्य के, पूर्व जन्म के वही पुण्य कर्म पंचम भाव के माध्यम से इस जीवन में आपको मिलते हैं। पंचम भाव का पीड़ित होना, तो पंचम भाव हमारी बुद्धि, संस्कार, हमारे स्किल, हमारी क्रिएटिविटी की यात्रा की कहानी है। पंचम भाव को बुद्धि का सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। बुद्धि फर्स्ट हाउस है, बुद्धि का सॉफ्टवेयर, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी असली कलात्मकता, ये पंचम भाव है। और पंचम भाव क्या है, हमारी खुशी है, हमारा आनंद है, हमारा प्रेम है। लड़की के लिए बॉयफ्रेंड है, लड़के के लिए गर्लफ्रेंड है, दोनों के लिए प्रेम है। हमारी कला है, सूर्य का भाव है, तो ये नाम है, यश है, प्रतिष्ठा है। और पंचम भाव हमारे अनकंडीशनल लव का हाउस है, निष्काम प्रेम का भाव है, इसीलिए ये संतान का भाव है। तो जब पंचम भाव पीड़ित होगा और सूर्य पीड़ित होंगे तो इस स्फेयर में जो जो चीजें आ रही हैं वो चीजें प्रभावित होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। बड़ा सिंपल है ऋणों को समझना और डिकोड करना। अगर हम भाव समझ गए, अगर हम ग्रह समझ गए, हम भाव के कारक, हम ग्रहों के कारक को जानते हैं, तो समझ सकते हैं कि उस ऋण से पीड़ा क्या होगी और उस ऋण का कारण क्या है। बस लॉजिकली समझने की जरूरत है, नंबर वन। और ज्योतिष में कोई सी भी विधा हो, केपी हो, लाल किताब हो, वैदिक हो, कहीं भी हो, कारकों को
समझना, उसको याद रखना और उसको रिलेट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बनेगा कैसे? सूर्य के शत्रु कौन? राहु, केतु और शनि और शुक्र। राहु, केतु, शनि, शुक्र। तो जब पंचम भाव में राहु, केतु, शनि या शुक्र हो तो ये ऋण की उत्पत्ति होगी, स्वऋण की। या जब राहु, जब सूर्य के साथ राहु, केतु या शनि हो, सूर्य के साथ शुक्र होगा तो शुक्र पीड़ित हो जाएगा, वो अगला ऋण होगा, स्त्री ऋण। या पंचम भाव में राहु, केतु, शुक्र, शनि हो, या सूर्य के साथ राहु, केतु और शनि। इसमें आदमी करता क्या है? इसमें आदमी अपने समाज की, अपने परिवार की परंपराओं से दूर हटने लगता है और विदेशी संस्कृति, विदेशी चीजों के प्रभाव में बहुत ज्यादा आने लगता है। अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना छोड़ देता है, उनकी बात मानना छोड़ देता है, उनसे सलाह मशविरा करना छोड़ देता है, जिसके कारण जिसके कारण उनके अनुभव को अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं कर पाता है और उनके अनुभव से अपने जीवन को बेटर नहीं कर पाता है, जिसके चलते जीवन में गलतियां करने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, या जिसके चलते वो जीवन में गलत फैसले लेता है या अपने जीवन में बार बार गलतियां करता है और अपने को नुकसान पहुंचाता है। एक तरफ बड़े बुजुर्ग के एक्सपीरियंस से लाभ नहीं उठाया, दूसरी तरफ क्या हुआ? बुद्धि, विवेक, थॉट प्रोसेस वो प्रभावित है। अब दोनों चीजें जब मिल गई तो ऑफ कोर्स क्या होगा? जीवन के फैसले बहुत संयमित, बहुत संतुलित नहीं हो पाए। तो ये स्वऋण है जो अपने द्वारा अर्जित किया हुआ है। अब इसका लक्षण और क्या क्या हो सकता है? लक्षण पंचम भाव पकड़ ले, सूर्य पकड़ ले, जीवन में प्रेम की कमी, प्रेम से मिलने वाले आनंद की कमी। अगर किसी लड़के या लड़की से प्रेम मिला भी तो बाद में, और अगर वो विवाह में कन्वर्ट भी हो गया, तो लगेगा कि ये फैसला मेरा मेरा बहुत गलत रहा। संतान को लेकर परेशानी हो सकती है। संतान होने में पंचम भाव में पाप ग्रह, पंचम भाव में पाप ग्रह खासकर शनि, राहु, केतु, ये संतान होने में भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो संतान होने में परेशानी या संतान होने के बाद संतान को लेकर परेशानी, संतान के साथ संबंध में परेशानी, वैचारिक मतभेद, संतान से दूर हो जाना, अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं कर पाना। फिफ्थ हाउस हमारी नैसर्गिक प्रतिभा है, जो लेके हम आए हैं, जिसको सिर्फ पॉलिश करने की जरूरत है। तो अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता है। और नवम भाव, नवम भाव याद रखिएगा, उस प्रतिभा को प्रॉपर प्लेटफॉर्म देने का काम करता है। तो प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। अब प्रतिभा का अगर व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर पाएगा तो जीवन में यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा
पक्का संकट बना रहेगा। पांचवा भाव क्या है? त्रिकोण भाव है। इसको लक्ष्मी स्थान भी कहा गया है। त्रिकोण भाव को लक्ष्मी स्थान कहते हैं, केंद्र भाव को विष्णु स्थान कहते हैं। ये लक्ष्मी स्थान है। ये धर्म त्रिकोण का भाव है। धर्म त्रिकोण के भाव कौन कौन से हैं? 1, 5 और 9। पूरी कुंडली 4 प्रकार के त्रिकोणों में बटी हुई है, जो जिन पुरुषार्थ चतुष्टय, 4 प्रकार के पुरुषार्थ की जो चर्चा हुई है सनातन परंपरा में, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो पूरी कुंडली इन चारों में बटी हुई है। तो पहला, पांचवा, 9वां भाव धर्म त्रिकोण का भाव है। धर्म का मतलब जब आप अपने जीवन में आने वाली जिम्मेदारियों को या उत्तरदायित्व को निभाते हैं। अब 2 तरीके से आप निभाएंगे। या तो जो भी जिम्मेदारी मिली उसको बड़े अच्छे तरीके से निभाए, या आपका कद इतना बड़ा हो गया कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई। अब जैसे एक बड़ा सिंपल सा चीज है कि मान लीजिए एक पिता के 2 बेटे हैं। एक पिता के 2 बेटे हैं। अब एक बेटा मान लीजिए 20,000 रुपया कमाता है और एक बेटा 1 लाख रुपया कमाता है, और घर में कोई फंक्शन है, होने वाला है, तो पिता ज्यादा जिम्मेदारी किस बेटे को देगा? आर्थिक जिम्मेदारी जो बेटा 1 लाख रुपया कमाता है। बड़ा कॉमन सा चीज है। तो आपका कद इतना बड़ा हो गया या आपकी स्थिति इतनी अच्छी हो गई कि आपके ऊपर बहुत सारे उत्तरदायित्व तो आ गए, और आप उसको निभाने में सक्षम है। मतलब जीवन में ग्रोथ और बढ़ोतरी जिसकी जितनी ज्यादा होगी, उसके ऊपर उतने तरह की जिम्मेदारी आने की संभावना है, और अगर आती है तो उसको निभाना चाहिए। तो स्वऋण व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है क्योंकि वो, उसकी बुद्धि सही काम नहीं कर रही है, उसको प्रतिभा प्रदर्शन का मौका नहीं मिल रहा है, तो उसकी स्थिति ऐसी नहीं बन पाती है कि उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ सके, जिससे कि उसका स्टैचर बड़ा हो पाए। सूर्य अगर बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं तो पिता का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, या पिता से आने वाले सुख में परेशानी। पिता से आने वाले सुख का मतलब है पिता से मतभेद होना, नंबर 1। पिता का बहुत अच्छे पोजीशन या बहुत धनवान नहीं होना, जिससे कि आपको बचपन से ही एक बहुत अच्छी स्थिति मिले। तो कई तरह की समस्या हो सकती है जो कि ओवरऑल पिता के सुख में कमी को बताती है। तो कैसे बनता है, लक्षण क्या है, क्यों बनता है, और स्वऋण, ये शब्द जो बना, पंचम भाव, पहला भाव सूर्य, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ठीक है, इस पे हम लोगों ने चर्चा की। अब हम लोग समझते हैं कि इसका उपाय क्या करना चाहिए। अब सीधी सी बात है, अगर सूर्य पीड़ित हो रहे हैं तो जो भी ग्रह पीड़ित हो रहा है उस ग्रह को बलवान करने की का प्रयास करना चाहिए। तो सूर्य यज्ञ करना चाहिए, सूर्य हवन करना चाहिए। सूर्य के लिए कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि गायत्री मंत्र, गायत्री साधना, ये सूर्य के लिए बहुत अच्छा उपाय है। दूसरा,
सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में 12 प्रकार के आसन हैं, और वो 12 प्रकार के आसन सूर्य के जो 12 रूप हैं, जिनको 12 आदित्य कहा जाता है, तो उन 12 आदित्यों को समर्पित है। तो सूर्य नमस्कार करना, उगते सूर्य को तांबे के लोटे में हल्दी और रोली मिलाकर अर्घ देना। हल्दी और रोली क्यों? हल्दी गुरु के प्रतीक, रोली या रक्त चंदन मंगल का प्रतीक, जल चंद्रमा का प्रतीक। तो मतलब, और ये तीनों कौन है? गुरु मंगल और चंद्रमा, ये तीनों सूर्य के मित्र हैं। ये तीनों सूर्य के मित्र हैं। तो मतलब सूर्य को बलवान करने के लिए यहां पर मित्र ग्रहों की मदद ली जा रही है। यहां पर मित्र ग्रहों की मदद ली जा रही है। ये भाषा लाल किताब की है। वैदिक ज्योतिष भी ये उपाय बताता है कि जल में, तांबे के लोटे में, तांबे का लोटा मंगल, तांबे के लोटे में जल लेकर लाल चंदन या रोली डालकर या लाल फूल डालकर अर्घ देना। यहां भी आप वही काम कर रहे हैं। चंद्रमा को, सूर्य को, चंद्रमा, मंगल और गुरु की मदद पहुंचा रहे हैं। ये सूर्य हवन जो होगा या सूर्य यज्ञ जो होगा, ये परिवार के सभी सदस्यों से पैसा इकट्ठा करके, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में चर्चा की थी, सूर्य यज्ञ या हवन करवाना चाहिए। ऋण के जितने भी उपाय होंगे लाल किताब के अनुसार, उसमें चूंकि ऋण खानदान की बेल से आ रहा है, तो वहां पर कुल परिवार के सभी लोगों से पैसा इकट्ठा करके ये काम करवाना चाहिए। अगर समस्या ज्यादा है, लक्षण बड़ी समस्या की तरफ इशारा करता है, तो बार बार इस काम को करें। गायत्री मंत्र की साधना अवश्य करें, सूर्य उपासना अवश्य करें, सूर्य नमस्कार अवश्य करें, सूर्य को अर्घ प्रदान अवश्य करें, सूर्य के वैदिक मंत्रों का जाप जरूर करें। तो ये उपाय हैं स्व ऋण के। जी धीरज जी बताइए। मैं एक या दो ही सवाल लूंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अंत में सारे सवाल लेंगे। धीरज जी बताइए। सर कहना था कि शुक्र तो पाप ग्रह नहीं ना है सर। शुक्र पाप ग्रह नहीं है, लेकिन शुक्र सूर्य का शत्रु है। अगर पांचवें घर में सर 2 नंबर बैठा रहे तो भी ये, अगर 5वें घर में 2 नंबर है, या 5वें घर में 7 नंबर है, या 5वें घर में 12 नंबर है, तो भी ये चीज होगा। क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी लगन की कुंडली हो, काल पुरुष कुंडली ही वो स्टार्टिंग पॉइंट है जिसके पर्सपेक्टिव में हम सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, अगर 2 नंबर भी होगा, 2 नंबर से अच्छा 7 नंबर होता है शुक्र का, 7 नंबर से अच्छा 12 नंबर होता है शुक्र का। तो मैं कह रहा हूं अगर 12 नंबर भी है तो भी ये परेशानी है। 12 नंबर तो गुरु का होता है ना सर। अरे 12 नंबर में शुक्र उच्च के होते हैं। अच्छा जी। ठीक है। जी सर। हाँ अंजू जी बताइए। हाँ सर नमस्ते। जी सर वीडियो मेरे को ये पहले पूछना वीडियो था ऑन करें, जैसे। वीडियो ऑन करें। अच्छा अच्छा सर।
हाँ सर, मेरे को ये पूछना था कि जैसे कि फिफ्थ हाउस में हमारे पास जो एक जन्म पत्री है उसमें सूर्य, शनि प्लस मंगल तीनों संग में है, तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है? इसमें सूर्य खराब हो गए हम्म। शनि के चलते, ये डेफिनेटली स्वऋण का निर्माण कर रहा है। मंगल है तब भी? मंगल है तो भी, मंगल है तो भी। अच्छा। शनि और तो मंगल की युति भी कोई बहुत अच्छी नहीं होती। हाँ हाँ हाँ, ठीक। ठीक है सर, यही पूछना था सर। जैसे ये इसमें सूर्य नमस्कार और सूर्य को जल चढ़ाना, गायत्री मंत्र पढ़ना, ये सब तो रेगुलर जैसे एक उनके रूटीन में है, जी लेकिन उसके अलावा फिर आपने बताया सूर्य यज्ञ करवा लें। जी, सूर्य यज्ञ, सूर्य हवन, अगर इतना कुछ करने के बाद भी परेशानी नहीं पीछा छोड़ रही है तो मतलब, और परेशानी किस तरह की होगी? सूर्य से संबंधित स्वास्थ्य रिलेटेड समस्या हो सकती है। पीड़ित ग्रह दो तीन चीज देते हैं, मतलब अपने ग्रह की पीड़ा का मतलब है कि उसके जो कारक चीजें हैं, अब जी। कारक चीजों में संबंध भी आ सकता है, कारक चीजों में मनोस्थिति भी आती है। हम्म। जैसे शुक्र की कारक चीज क्या हुआ? भाई दाम्पत्य सुख हुआ, तो ये दाम्पत्य सुख एक स्थिति है, ठीक है। तो ठीक है। मनोस्थिति हो सकती है, रोग हो सकता है, और सूर्य यहां पर क्या कर रहे हैं? बुद्धि का काम कर रहे हैं। शुरू में मैंने कहा, तो ऐसे व्यक्ति को बड़े बुजुर्ग लोगों से सलाह लेकर कोई काम करनी चाहिए। ठीक है सर, ये जो सूर्य यज्ञ होता है ये क्या होता है सर इसमें, या कहीं भी करवा ले? सूर्य यज्ञ, ये कोई अच्छे कर्मकांडी पंडित बता देंगे कि अच्छा। सूर्य यज्ञ हवन कैसे किया जाता है, ठीक है। हर ठीक है सर। यज्ञ हवन करने का एक तरीका होता है, तो एक हाँ, अच्छे कर्मकांडी पंडित इनको इसको बता दें। तो सर इनके लिए कोई खास दिन होता है या किसी भी समय जब हमें रविवार करें, सुविधा? रविवार करें, और ओके। रविवार करें, और उस रविवार को खास कर करें जिस दिन अच्छा मुहूर्त हो। अब ठीक है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए उस रविवार को अमावस्या पड़ रही है और उस दिन कर लिए, या उस रविवार को कोई ऐसा गोचर है कि गोचर में सूर्य के साथ राहु है, या सूर्य के साथ कोई पापक ग्रह है, या उसकी दृष्टि है, और उस दिन कर लिए। जब ठीक है कम से कम सूर्य अच्छे कंडीशन में गोचर में हो, स्वस्थ रूप में हो, सर। ठीक है। जैसे पैसे लेने की जहां तक आजकल सब बात होती है, हर किसी का तो ऐसा कोई विश्वास ये नहीं होता, ये लाल किताब ये या नॉलेज ये नहीं होती। ये डेफिनेटली ये परेशानी आ सकती है, आएगी, लेकिन इसका दूसरा उपाय क्या है, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने की। नहीं सर, जैसे उनके पेरेंट्स के या किसी के रुपए हमारे पास हो तो उन रुपयों को इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, बिना उनकी मर्जी के आप कैसे करेंगे? नहीं, जैसे उन्होंने हमको कोई रुपए दिए हैं कभी किसी ओकेजन पे, कभी किसी लिफाफे नहीं में नहीं या नहीं देते हैं, तो नहीं, वो वो रुपए इस्तेमाल? देखिए, हमेशा पूजा में संकल्प लिया जाता है कि ठीक है। मैं जो ये काम कर रहा हूं ये इस निमित्त है। अब ठीक। मान लीजिए मैंने अपने मित्र को पैसे दिए, उसकी बेटी की शादी है, उसके हम्म। रिसेप्शन में मैंने उसको पैसे दिए, तो ठीक है। वो तो अलग काम का पैसा है, ठीक है। ठीक है। तो हम लोग अगले ऋण की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा आप लोग सब्र करें, लोग सारे सवाल लेंगे। अगला ऋण है मातृ ऋण। अब मातृ ऋण जैसा कि नाम से जाहिर है, माँ की तरफ से, माँ के चलते, मतलब महिला, माँ, माँ समान महिला की तरफ से यह ऋण होगा। अब माँ से रिलेटेड क्या क्या चीज है? फोर्थ हाउस है, काल पुरुष कुंडली में फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस ऐसे भी माँ का भाव है, वहां चंद्रमा की राशि आती है, उसके स्वामी चंद्रमा है, उसके कारक चंद्रमा है चौथे भाव के, प्लस मां के कारक भी चंद्रमा है। चौथा भाव मन का भाव भी है, मानसिक सुख का भाव भी है,
और मन का और मानसिक सुख का संबंध भी चंद्रमा से है। मतलब यहां पे सिर्फ दो चीज आई, फोर्थ हाउस और चंद्रमा। और टेक्निकली ये दो चीज आई, और असर के रूप में क्या आया, मां और मन या मानसिक शांति, मन या मानसिक शांति या मनोदशा। तो अब ये कैसे बनेगा, क्यों बनेगा? नंबर वन, बहुत सीधी सी बात है, कर्ज जो भी आता है जीवन में, तो उस ग्रह से संबंधित जो संबंधी है, उस ग्रह का कारक जो संबंधी है, उसकी आपने कभी उपेक्षा की, उसके साथ धोखा किया, उसकी सेवा नहीं की, उसके साथ बदसलूकी की, उसको दुख दिया, उसको छोड़ दिया, उसको ठग लिया, मैंने उसके साथ आपने निगेटिव काम किया, तो उसके मन से आह निकली, और वही आह आपके जीवन में ऋण के रूप में। बड़ा सिंपल सा है, जो ग्रह है उसके कारक संबंधी को समझ लें, याद रखें। तो मां को सताया हो, मां की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा, बीमार मां को घर से निकाल दिया, या मां की सेवा नहीं की, दूसरों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, दूसरों को के इमोशंस को, वो इमोशंस से खेलना बोलते हैं ना, तो दूसरों के इमोशंस से खिलवाड़ किया। अब तो इस कारण जीवन में मात्र ऋण आया। तकनीकी रूप से क्या होगा, चौथे भाव में जब केतु होता है या चंद्रमा केतु के साथ होता है, चौथे भाव में जब केतु होता है या केतु चंद्रमा के साथ होता है, या कर्क राशि में केतु हो, अगर लाल किताब हम देखेंगे तो चौथा भाव कर्क राशि एक ही जगह आएगी। अगर वैदिक कुंडली में देखें तो कर्क राशि में केतु हो, पहली बात। दूसरी बात, चंद्रमा किसी और तरीके से पीड़ित हो, तो ये ऋण पैदा होता है। शनि और राहु, शनि और राहु से ये ऋण पैदा नहीं होता है, मंगल से भी नहीं होता है। शनि राहु मंगल अलग अलग कुछ निगेटिव परिस्थितियां जरूर दे सकती हैं, देती हैं, लेकिन उसको मात्र ऋण नहीं बोलेंगे। शनि और चंद्रमा जब साथ होता है तो उसको कहते हैं विष दोष। राहु और चंद्रमा जब साथ होता है तो उसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। और मंगल और चंद्रमा जब साथ होता है तो उसको बोलते हैं भूलक्ष्मी योग। मंगल और चंद्रमा में क्या संबंध है? मंगल चंद्रमा में मां और बेटे का संबंध है, चंद्रमा और मंगल में मां और बेटे का संबंध है। मंगल पृथ्वी की संतान है, इसीलिए मंगल का एक नाम भौम भी है। भौम, भौम मतलब भूमि से उपजा हुआ। और धरती कौन है? धरती हमारी मां है, और मां मतलब चंद्रमा।
चंद्रमा और भी बहुत सारी चीजों का कारक है। किन चीजों का कारक है? चंद्रमा जल का कारक है। अगर हम लोग शरीर के अंदर देखें तो चंद्रमा रक्त का कारक है। ऐसे व्यक्ति को सावधानी क्या बरतनी चाहिए? ये जल के स्रोत को, वाटर रिसोर्सेस को या वाटर के सोर्स को गंदा नहीं करे, नष्ट नहीं करे, उसमें रुकावट नहीं डाले। अब वाटर का सोर्स क्या है? नदी है, तालाब है, हैंडपंप है, कुआं है। इनमें कभी कूड़ा नहीं डाले, इनको कभी गंदा नहीं करे। खासकर तीर्थ में जो पवित्र नदियां हैं वहां पर किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करे। घर के आसपास कोई नदी है, तालाब है, कुआं है, वहां ऐसा काम नहीं करे या कूड़ा नहीं डाले। घर के पास कोई नाला है या नाली है, उसमें भी कूड़ा नहीं डाले। उसमें रुकावट नहीं पैदा करे, उसको निर्बाध रूप से बहने दे। और समय समय पर अगर संभव हो सके, अगर संभव नहीं भी हो सके तो संभव करना चाहिए, क्योंकि आप उपाय के जॉनर में जा रहे हैं, तो आसपास के नाले, नाली, तालाब, कुआं, नदी, इन सब चीजों की साफ सफाई करवाए। या अगर सामूहिक रूप से साफ सफाई होती है तो उसमें जरूर अपने श्रम का और पैसे का योगदान दे। अब चंद्रमा पीड़ित होगा तो क्या होगा? लक्षण क्या दिखेगा? पहला, उसकी मां पे दिखेगा, मां के स्वास्थ्य पर दिखेगा। चंद्रमा किससे पीड़ित है? केतु से पीड़ित है, तो स्वास्थ्य पर दिखेगा। मां से मिलने वाले सुख पर दिखेगा। चौथा भाव पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है, तो चाहे अनचाहे, हंसकर या रोकर, जिस मां की पूर्व जन्म में आपने सेवा नहीं की या जिनकी उपेक्षा की, अब चाहे अनचाहे आपको उनकी सेवा करनी ही पड़ेगी। वो आपकी जिम्मेदारी या आपकी लायबिलिटी, लायबिलिटी तो नहीं कहना चाहिए मां को, लेकिन आपकी जिम्मेदारी के रूप में आ जाएंगी। तो मां जिम्मेदारी बनकर आए, अस्वस्थ होकर आए, बेड रिडन होकर आए, और तब आप उनकी सेवा करें, उससे अच्छा क्या है कि आप पहले से ही, अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं तो आप उनकी सेवा करें, उनकी भावनाओं का ख्याल रखें, उनकी तबीयत का ख्याल रखें, उनके साथ समय बिताएं और उनको खुश रखने, प्रसन्न रखने का प्रयास करें। ये तो मां के फ्रंट पे है। मां को मां को परेशानी जरूर होती है, ठीक है, स्वास्थ्य से लेके और मानसिक रूप से भी मां परेशान रह सकती है। व्यक्तिगत स्तर पे क्या होगा? चौथा भाव क्या है? हमारा घर है। चौथा भाव हमारा घर है। चौथा भाव हमारा मन है। और वहां बैठ कौन गया? केतु। तो घर का सुख आपको बहुत नहीं मिल पाएगा। घर का सुख
घर से मिलने वाला आनंद आपके जीवन में उसकी आप कमी महसूस करेंगी। दूसरा, ऐसा लगेगा कि घर में जब आए तो घर में आने की इच्छा नहीं होगी, एक निगेटिव फीलिंग, एक निगेटिव वाइब्स आएगी। घर में एक तरह की मानसिक अशांति आएगी, लगेगी। व्यक्ति जितना भी सफल हो जीवन में, व्यक्ति जीवन में जितना भी सफल हो, एक डीप रूटेड स्ट्रेस से वो हमेशा गुजरता है। क्यों? चंद्रमा शीतलता का कारक है, ठंडेपन का कारक है। अब ये चंद्रमा क्या हुआ? चंद्रमा जल तत्व का ग्रह है, ये भाव भी जल तत्व का है, चौथा भाव। जल क्या करता है? शांति देता है, तृप्ति देता है, मन को, बुद्धि को शांत करता है। यहां पर कौन ग्रह आके बैठ गया है? यहां पे केतु आके बैठ गया। केतु, मैं अभी शिवांगी जी और मोहन जी दोनों का, आप दोनों का मैं हैंड डाउन कर रहा हूं, उससे थोड़ा सा ना डिस्टरबेंस हो जाता है। मैं रुकूंगा, उसके बाद जरूर आप लोग सवाल पूछेंगे। तो केतु आके बैठ गया, और केतु कैसा ग्रह है? केतु ग्रह है अग्नि तत्व का। और केतु की अग्नि बड़ी विध्वंसक अग्नि है। केतु की अग्नि मंगल से भी भयंकर विध्वंसक अग्नि है। तो क्या हुआ? शीतलता खत्म हो गई, चंद्रमा की शीतलता पर असर पड़ गया। अब मन शांत रहा, न बुद्धि शांत रही। फल क्या हुआ? जीवन में एक तरह का इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आ गया, नींद की परेशानी आ गई। ऐसे आदमी को लगता है, अचानक से लगता है कि उसकी सारी एनर्जी ड्रेन हो गई है, पूरी एनर्जी खींच ली गई। ऐसे व्यक्ति को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, डर, भय, फोबिया, अनजाना डर जिसका कोई कारण नहीं है, कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है। कारण चिंतित रहेगा आदमी, अस्थिर रहेगा और परेशान रहेगा। अगर आप उससे पूछने जाएंगे कि भैया परेशानी किस बात की है, तो शायद उसके पास भी इसका कोई सही सही कारण नहीं हो। अब उपाय क्या करें? फिर वही बात पुरानी, सभी परिवार के सभी लोगों से या तो चांदी ले लें, या जितना आप करना चाहते हैं चांदी का मूल्य ले लें, उससे चांदी के चौकोर टुकड़े बनवाएं, और गंगा जी में या किसी तीर्थ स्थल पर पवित्र नदी में प्रवाह कर दें। ये एक दिन का उपाय है। दिन क्या होगा? जाहिर सी बात है, सोमवार होगा, कोई अच्छा सोमवार। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि एक दिन प्रवाह करने के बाद आप सीधे मुक्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कोई भी उपाय ऐसा जादू की छड़ी नहीं है कि आपने किया और स्विच ऑन ऑफ हो गया। ये मन को बदलने की कला सीखनी होगी।
सबसे अच्छा तरीका प्राणायाम। जब आप प्राणायाम करते हैं, जब आप सांस लेते हैं, सांस भरते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? कल हम लोगों ने चर्चा की थी पितृ ऋण के दौरान, सांस, वायु, ऑक्सीजन क्या है? गुरु। बृहस्पति को मजबूत करते हैं सर, तो ऑक्सीजन आप लेते हैं। चंद्रमा को गुरु की मदद दे रहे हैं। चंद्रमा का सबसे अच्छा मित्र कौन है? सबसे ज्यादा मददगार कौन है? गुरु। इसीलिए गज केसरी योग बनता है, हाथी और सिंह का योग। दोनों सौम्य ग्रह हैं, दोनों सौम्य ग्रह हैं, तो मदद मिलती है। प्राणायाम करने से मन शांत होता है। चंद्रमा को, भटकते हुए मन को, अशांत मन को क्या मिलता है? गुरु का मार्गदर्शन मिलता है। और चौथा भाव क्या है? अष्टांग योग में हम लोगों ने बेसिक क्लास में भी चर्चा की थी और बड़ी कॉमन सी बात है कि चौथा भाव क्या है? प्राणायाम का भाव है। पतंजलि ने जो जिस अष्टांग योग सूत्र की चर्चा की, 8 योग, अष्टांग योग के 8 अंग कुंडली के 8 भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, पहले से लेके 8वें भाव तक। उसमें चौथा भाव, चौथा स्टेप प्राणायाम को रिप्रेजेंट करता है। भगवान शिव की उपासना, सोमवार का व्रत, शिव मंदिर में दूध चावल चढ़ाना, भगवान शिव का जलाभिषेक, रात्रिकालीन चंद्रमा के दर्शन, रात्रिकालीन चंद्रमा के दर्शन और उनको अर्घ प्रदान करना, उनको अर्घ प्रदान करना। अगर चांदी के बर्तन से हो सके तो बहुत अच्छा। चांदी के बर्तन में दूध पीना, और ऐसा नहीं कि तुरंत डाले और तुरंत पी लिए। चांदी के बर्तन में दूध निकाल के रख दिए, संभव है तो थोड़ा केसर डाल दीजिए। केसर गुरु का प्रतीक, दूध चंद्रमा का प्रतीक, चांदी भी चंद्रमा का प्रतीक। तो चंद्रमा को गुरु की मदद मिल रही है, चंद्रमा को गुरु का गाइडेंस मिलता है। और एक स्रोत है चंद्रशेखर अष्टकम। चंद्रशेखर अष्टकम यूट्यूब पे मिल जाएगा, बहुत सारा मिल जाएगा। मैं एक पर्टिकुलर मुझे अच्छा लगता है, मैं वो सुनता हूं। तो चंद्रशेखर अष्टकम क्यों? ये वैसे शिव की उपासना है जिन्होंने पीड़ित, श्रापित, खंडित चंद्र को अपने सिर पे धारण किया है, जिसके शेखर, सिर पे, शिखर पे चंद्र है, इसलिए चंद्रशेखर अष्टकम। ये बड़ा फायदा करता है मातृजन के निवारण में, या चंद्रमा से संबंधित, या चंद्रमा से संबंधित किसी भी उपाय के रूप में। सर विष दोष का उपाय, चंद्र विष दोष। एक हाँ कुमुद जी बताइए। चंद्रमा में जो विष दोष आपने बताया शनि से जो लगता है, उसका कोई उपाय? उसमें भी ये उपाय काम कर सकते हैं, ये चंद्रमा के जनरल उपाय हैं। बाकी जो मैंने बताया, ऋण वाला जो मैंने बताया, वो स्पेसिफिक उपाय जो चांदी के
लेकर चांदी के चौकोर टुकड़े को प्रवाहित करने वाला बताया गया है, प्लस उसके साथ इन उपायों को चंद्रमा को बल देने के लिए ये सब सारे उपाय हैं। गुरुजी जी ये कह रहा हूँ, जैसे मान लो 4th हाउस में अगर शनि हो ना, तो हम्म। फिर चंद्रमा किस तरीके से प्रभावित है? देखिए 4th हाउस में अगर शनि होगा, शनि होंगे या राहु होंगे, पहली बात तो ये और जो भी चीज क्रिएट करे ये विषदोष क्रिएट नहीं कर, ये मात्र ऋण क्रिएट नहीं करेगा। देखिए शनि देव सूर्य से क्यों कुपित थे, हम लोगों ने कल या परसों चर्चा की थी। शनि देव सूर्य से अपनी मां को लेके कुपित थे, अपने पिता से अपनी मां को लेके कुपित थे। दूसरा, राहु का एक नाम, राहु किनके, स्वरभानु, राहु और केतु जब ओरिजिनल फॉर्म में थे उनका नाम स्वरभानु था। उनकी माता का नाम क्या था, उनको जाना जाता है, उनकी माता का नाम था सिंघिका। ठीक है, राहु को सैंघिके नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सिंघिका का पुत्र। तो राहु और शनि दोनों अपनी मां का बहुत रिगार्ड करते हैं। ये किसी और तरीके से पीड़ा जरूर हो जाती है उनको। अब यहां पे हम दूसरे वे में समझे कि मान लीजिए कि एक आदमी प्रधानमंत्री बन गया, अब वो अपनी मां को बहुत मानता है। ठीक है, अब वो किसी समारोह में अपनी मां के साथ पहुंचे तो लोगों का आकर्षण किन की तरफ रहेगा, पीएम की तरफ। लोग पहले किसकी तरफ दौड़ेंगे, पीएम की तरफ। ये अलग बात है कि पीएम अपनी मां को बहुत ज्यादा मान रहे हैं, लेकिन लोग दौड़ेंगे पीएम की तरफ, तो क्या हुई, मां की थोड़ी सी उपेक्षा हो गई, वहां मां की थोड़ी सी उपेक्षा हो गई। डेफिनेटली राहु और शनि जब सूर्य के साथ, जब चंद्रमा के साथ होते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या कर सकते हैं। मैंने खुद ही कहा कि विष दोष बनता है, ग्रहण दोष बनता है, लेकिन मात्र ऋण नहीं कहलाए। सर जैसे गुरुजी अगर 10th हाउस में चंद्रमा है तो राशि परिवर्तन हो रहा है, तो विष योग तो खत्म हो जाएगा ना इससे? 10th हाउस में चंद्रमा है। हाँ। और मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन की कुंडली है। हाँ, तो विष योग तो खत्म हो जाएगा क्योंकि राशि परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, राशि हाँ। परिवर्तन में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोनों स्थितियां मानी जाती हैं, और दोनों स्थितियां मानकर फलित किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2 कि जैसे मैंने कहा कि मंगल और चंद्रमा क्या बनाते हैं, भूलक्ष्मी योग बनाते हैं, या उसको लक्ष्मी योग भी कहते हैं। मतलब ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई लक्ष्मी, धन, भूमि, जमीन, मकान देंगे, लेकिन मन की स्थिति के लिए, मानसिक शांति के लिए ये योग अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि विष दोष में सिर्फ निगेटिविटी है। किसी भी योग के कई एस्पेक्ट हो सकते हैं या होते हैं। चंद्रमा नीच का है या उच्च का है, मान लीजिए
तो चंद्रमा उच्च के होने की अपनी पॉजिटिविटी है तो उसकी अपनी निगेटिविटी भी है, चंद्रमा नीच के होने की भी अपनी निगेटिविटी है तो उसकी बहुत सारी पॉजिटिविटी भी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक ही फलित होगा, क्योंकि हर ग्रह के बहुत डायमेंशन होते हैं, तो जब उसके फलित को समझने का प्रयास करेंगे तो उस फलित के भी कई सारे डायमेंशन। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा समय और दीजिए, उसके बाद हम लोग फाइनल इस पे आके चर्चा करें। ठीक है, तीसरा। बहुत जरूरी सिचुएशन। अच्छा, बहुत जरूरी है तो पूछिए लोकेश जी, वीडियो ऑन कर नहीं लीजिए। जरूरी नहीं, जरूरी सिचुएशन थी, अपन बाद में बात कर लेंगे सर। हाँ, हम बाद में बात कर लेंगे, क्या पहले चीजों को समझना जरूरी है। देखिए, ठीक। सवाल तो ज्योतिष में अनंत है। अगर मैं 11 बजे से रात 11 बजे तक भी क्लास ऑन रखूं तो शायद सवाल की लड़ी खत्म नहीं होगी। सर एक सवाल पूछ ले, छोटा सा। हाँ, पूछिए अंजू जी। सर आपने बोला कि गज केसरी योग बनेगा तो चंद्रमा मतलब अच्छा हो जाएगा, तो अगर किसी की राशि मतलब ये भी बन रहा हो मातृण भी और गज केसरी योग भी बन रहा हो तो चंद्रमा दोनों तब भी दोनों फलित फलित, होगा? दोनों फलित होगा। लेकिन देखिए, गजकेसरी योग बनना, अब गजकेसरी योग से लोग क्या समझते हैं कि चंद्रमा और गुरु या तो एक साथ आ गए या चंद्रमा से केंद्र में गुरु आ गए। लेकिन ये याद रखिए, हर योग के फलित होने के कुछ सिचुएशंस दिए गए हैं शास्त्रों में कि ऐसी स्थिति होगी। ऊपर से तो आपको दिख गया, ऊपर से तो दिख गया कि भाई चंद्रमा और गुरु एक साथ आ गए, लेकिन उसके बाद भी अगर फलानी फलानी स्थिति होगी तो ही ये योग फलित होगा, अन्यथा नहीं होगा। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आपको देते हैं सबके लिए। मान लीजिए सूर्य मेष राशि में बैठे हैं, क्या कहेंगे? सूर्य उच्च के हैं। लेकिन हो सकता है बहुत लोग इस टर्म से अभी जो मैं बोलने वाला हूं वाकिफ नहीं हो या उसको नहीं समझ पाए। लेकिन अगर सूर्य मेष राशि में 20 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट के होंगे तो उस उच्च के सूर्य का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये सूर्य मेष में 7वें नवांश में है और नवमांश कुंडली में वो नीच के हो जाएंगे। तो क्या हुआ, आपको दिख गया D1 चार्ट में कि भाई सूर्य तो उच्च के हैं, आपने अपने दिमाग में बना लिया ये सूर्य उच्च के हैं, फलाना फल मिलेगा। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जब कुंडली आई सूर्य उच्च के हैं, लेकिन देख रहे हैं कि भाई जीवन में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो जो दिखता है उसके होने के लिए कुछ कंडीशंस की जरूरत है। तो अगर अब मैं अपने कोर्स की अपसेलिंग कर रहा हूं कि अगर आप लोग इन चीजों को बहुत विस्तार में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो 14 तारीख से आने वाले कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसमें 30 क्लास है और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। थैंक यू। और मैं पढ़ाते हुए शायद आप लोगों को जो नए लोग हैं उनको भी इस 2-3 दिन में पता चला होगा कि मैं जब पढ़ाता हूं तो एक सीधी रेखा में नहीं, बहुत चीजों को विस्तार में लेके आगे बढ़ता हूं। जी सर, थैंक यू, थैंक यू। तो अब अगर स्त्री ऋण की बात करें तो स्त्री ऋण जैसा नाम से जाहिर है, अगर सब लोग हैंड डाउन कर लें तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। जैसा नाम से जाहिर है कि ये स्त्री से संबंधित है। अब
स्त्री को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? स्त्री को शुक्र रिप्रेजेंट करता है। स्त्री का कारक ग्रह शुक्र है, और शुक्र 2 राशियों का स्वामी है। एक राशि सप्तम भाव में आती है, दूसरी राशि दूसरे भाव में आती है काल पुरुष कुंडली। शुक्र स्त्री का कारक है, शुक्र विवाह का कारक है, शुक्र विवाह से मिलने वाले सुख का कारक है, शुक्र दाम्पत्य जीवन का कारक है, शुक्र जीवन का उमंग है, जीवन का जोश है, हमारी पॉजिटिव सोच है। शुक्र वीर्य का कारक है, पुरुष में वीर्य का और स्त्री में रज का कारक है। और हमारा शरीर 7 धातुओं से मिलकर बना है। उसमें 1 से लेके 7 तक एक निश्चित क्रम है कि इससे ये बनता है, इससे ये बनता है। वीर्य का स्थान या रज का स्थान 7वां है, मतलब पहले के सभी 6 धातुओं का मिश्रण या सभी 6 धातुओं का रस मिलकर वीर्य में पहुंच रहा है। तो वीर्य में वो शक्ति है जो अपने अंदर इमोशंस को, भावनाओं को और रचनात्मकता को समेटे है, क्रिएटिविटी को समेटे है। और यही वीर्य और रज मिलकर संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो शुक्र जीवन का रस है, तरंग है, उमंग है, पॉजिटिव थॉट है, प्राण शक्ति है। शुक्र हमारे जीवन का ओज है, आकर्षण है। ओज या आकर्षण या ऑरा उसको बोलते हैं जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के पास बैठना चाहते हैं और आपको उससे अच्छा लगता है। जीवन में बहुत सारे व्यक्ति आपको मिलेंगे जिन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन आप उनके साथ समय गुजारना पसंद नहीं करेंगे, या आपको उनसे इरिटेशन होगा, या आजकल की जो लोग टर्म यूज करते हैं निगेटिव वाइब्स आएगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनसे पॉजिटिव वाइब्स आती है, मतलब उनके अंदर का शुक्र जागृत है। शुक्र ही वो ओज है जो दूसरों को अपने आकर्षण में खींचता है, बांधता है। शुक्र भोग के कारक ग्रह कहे गए। मैं शुक्र के कारकत्व को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि स्त्रीलिंग के स्फेयर को समझ सकें कि जीवन में किस किस स्फेयर में कहां कहां ये परेशानी क्रिएट कर सकता है। शुक्र 2 भावों का दो भाव का मालिक है काल पुरुष कुंडली में, और शरीर में शुक्र का वास 2 स्थान पर कहा गया है। इन्हीं दो भावों को देखते हुए नंबर 1 जिह्वा, जीभ, और दूसरा जीभ कहां पे है? 2nd हाउस। और दूसरा जननेंद्रिय, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, 7th हाउस। और इन्हीं दोनों के माध्यम से जीवा और जननेंद्रिय, इन्हीं दोनों के माध्यम से हम जीवन का भोग करते हैं। इसमें भी दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इसमें भी
किसी एक को चुनना हो कि भाई विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट, इट इज 7th हाउस, क्योंकि क्योंकि वहां शुक्र की मूल त्रिकोण राशि पड़ रही है। क्योंकि वहां शुक्र की मूल त्रिकोण राशि पड़ रही है। शुक्र की देवी कौन है? शुक्र की देवी मां लक्ष्मी है। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट भाव कौन सा हो गया? ज्यादा इंपॉर्टेंट भाव हुआ 7th हाउस। अब इस 7th हाउस को समझने का और प्रयास करें। 7वां भाव कुंडली में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? आप सबने भावात भावम का नियम जरूर पढ़ा होगा। भावात भावम मतलब भाव से भाव तक की यात्रा। मतलब जिस भाव का फल देखना समझना चाहते हैं, जितने नंबर के भाव का, मान लीजिए 5वें नंबर के भाव को समझना चाहते हैं, तो उस भाव से मतलब 5वें भाव से 5 भाव और आगे बढ़ेंगे तो कहां पहुंचेंगे? 9वें भाव में। तो 5वें भाव को पूरी तरह समझने के लिए 5वें भाव को तो समझना ही है, साथ में 9वें भाव को भी समझना है। ये कहता है भावात भावम का सूत्र। तो 7वां भाव क्या है? ये चौथे का चौथा है। मतलब हमारे मन, हमारी मानसिक शांति का फाइनल रिप्रेजेंटेशन है 7th हाउस, और 10th का 10th है। मतलब हमारे कर्म क्षेत्र का फाइनल रिप्रेजेंटेशन है। कर्म क्षेत्र, पद, सम्मान, प्रतिष्ठा का फाइनल रिप्रेजेंटेशन है। तो 7वां भाव ये मानसिक शांति 4th हाउस और कर्म क्षेत्र 10th हाउस को भी बैलेंस करने का काम कर रहा है, या इसको प्रभावित और नियंत्रित करने का काम कर रहा है। मतलब अगर शुक्र प्रभावित होगा या दूसरा भाव और 7वां भाव प्रभावित होगा, तो न सिर्फ दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा, बल्कि मन, मानसिक शांति और कर्म क्षेत्र भी प्रभावित होगा। और कर्म क्षेत्र प्रभावित होगा तो धन प्रभावित होगा। धन मतलब मां लक्ष्मी, और शुक्र की देवी मां लक्ष्मी है। सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। ये बनेगा कैसे? ऑफ कोर्स शुक्र पीड़ित। शुक्र कैसे पीड़ित होगा? शुक्र के 3 मेजर शत्रु, सूर्य, चंद्रमा और राहु। तो या तो दूसरे और 7वें भाव में इन तीनों में से कोई ग्रह बैठे हों, या शुक्र इनमें से किसी के साथ। अब क्यों बन रहा है? किसी महिला को हमने धोखा दिया, बदसलूकी की, दुराचार किया, प्रेम करके छोड़ दिया, विवाह के बाद किसी महिला को सताया, कष्ट पहुंचाया, अपनी पत्नी को बिना सहमति से किसी महिला के साथ संपर्क किया, किसी महिला की हत्या की, किसी गर्भवती महिला को परेशान किया। गर्भपात करवाना भी इसका कारण बनता है।
धन के लालच में, मतलब महिला पत्नी से संबंधित ये है। अब उसको जिन जिन शब्दों के माध्यम से इस परेशानी को हम व्यक्त करें। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट करेगा? विवाह के सुख पे क्रिएट करेगा। विवाह होने में देर करेगा, विवाह होने में परेशानी होगी, और विवाह अगर हो गया तो उसके बाद परेशानी होगी। विचारों का न मिलना, बेकार के डिबेट्स, एक दूसरे के प्रति असम्मान, एक दूसरे के प्रति समर्पित न रहना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, परिस्थितिवश एक दूसरे से अलग रहना। पता चला एक आदमी गुड़गांव में नौकरी कर रहा है, एक आदमी गुजरात में नौकरी कर रहा है। अब 4th हाउस, ये तो डायरेक्ट 7th हाउस हो गया। ये 4th हाउस मन को इफेक्ट करेगा। मन का आनंद, मन में आनंद नहीं रहेगा, मन में रस, आनंद का रस नहीं रहेगा, आत्मिक पीड़ा होगी, निगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचारों से घिरे रहना, जीवन में बड़ा होपलेस हो जाना। जीवन में बहुत होपलेस हो जाना, हमेशा चिंतित बने रहना। बहुत लोग जीवन में ऐसे मिलते हैं, उनके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन हमेशा रोते हुए मिलेंगे। शुक्र संबंधी रोग होना। शुक्र संबंधी रोग मतलब सेक्सुअल डिसऑर्डर, सेक्स रिलेटेड डिजीज, नंबर 1। यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड डिजीज। अब यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड डिजीज में किडनी आ गया, यूरिनरी ब्लैडर आ गया, प्रोस्टेट आ गया, बार बार यूरिनरी इंफेक्शन का होना, यूटीआई का होना, स्टोन होना, किडनी स्टोन होना, शुगर सबसे बड़ी समस्या जो शुक्र से होती है। महिलाओं में खासकर गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम, ओवरी का ओवरी रिलेटेड प्रॉब्लम, सिस्ट हो जाना, फाइब्राइड होना, पीसीओडी, साइकिल में इरेगुलरिटीज या साइकिल को लेके परेशानी, हार्मोनल इम्बैलेंस दोनों में, माने पुरुष में भी और स्त्री में भी। ऐसा नहीं है कि स्त्री दोष स्त्री को नहीं लगता है, उसको भी लगता है। और 7th हाउस हमारे डे टू डे इनकम का हाउस है। डे टू डे इनकम में परेशानी, जितना व्यक्ति कमा सकता है या जितनी क्षमता है वैसा नहीं कमा पाना, धन को लेकर परेशानी, धन कमाने को लेकर परेशानी। क्यों? क्योंकि कर्म क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, और उससे क्या हो रहा है? धन प्रभावित हो रहा है। धन मतलब दूसरा भाव, वो भी शुक्र का भाव। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो हेल्थ, वेल्थ, मैरिज और इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, इन चारों फ्रंट पर स्त्री ऋण अपना प्रभाव डालता है। इसकी एक और खासियत है कि आमतौर पर विवाह का बंधन टूटता नहीं है, लेकिन
हमेशा लगते रहता है कि कब ये बंधन टूटे और कब मुझे मुक्ति मिले। मतलब व्यक्ति विवाह का बंधन टूट नहीं पाता है और भावनात्मक रूप से व्यक्ति इतना परेशान रहता है। मतलब ये ऋण आपको पीड़ा से मुक्ति नहीं देता है। और अगर ये ऋण हो तो पत्नी को, अगर पुरुष की कुंडली में है ये परेशानी है, तो पत्नी को मां लक्ष्मी मान के पूजा करते हुए इस कष्ट को काट लेना ही बेहतर है। अभी नहीं काटेंगे, आगे काटना पड़ेगा किसी और जन्म में। और स्त्री की कुंडली में हो तो चुपचाप पुरुष को, पति को विष्णु, भगवान विष्णु मानकर कष्ट को भोग ले। उपाय क्या करेंगे? शुक्र की सबसे अच्छी कारक वस्तु है गाय। गौ सेवा करना, गोदान करना, किसी अच्छी तिथि को, अच्छी तिथि मतलब एकादशी हो, पूर्णिमा हो, अक्षय तृतीया हो, पुष्य नक्षत्र हो, अगर कोई ऐसा दिन मिल गया, गुरु पुष्य या रवि पुष्य योग हो, लाल किताब इस बारे में लिखते हैं कि परिवार से धन इकट्ठा करके 100 गायों को, 100 जो पुस्तक में लिखा हुआ है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं, 100 गायों को जो अंगहीन ना हो, एक ही दिन में स्वादिष्ट अच्छा भोजन या चारा खिलाना। गौ सेवा करने से जीवन साथी के स्वभाव में परिवर्तन आता है। पहला गौ सेवा। नंबर 2, मां लक्ष्मी की उपासना। लक्ष्मी नारायण मंदिर जाना। स्वर्ण दान भी कहा गया है। अगर संभव हो, सामर्थ्य है तो सोने के लक्ष्मी नारायण का दान करना या स्वर्ण दान करना किसी विष्णु स्थान में, जैसे तिरुपति बालाजी, या बहुत जगह लोग सोना दान करते हैं। मां लक्ष्मी की जब भी पूजा करें तो सज संवर कर अपने दी बेस्ट में आके, सुसज्जित होके, इत्र सुगंध लगा के, अच्छे कपड़े पहन के, साफ सफाई के साथ लक्ष्मी की उपासना करें, कम से कम साल भर तक, तब स्वभाव में जाके परिवर्तन आता है। साफ सुथरे कपड़े पहनना। दिवाली के समय क्या करते हैं हम लोग? घर की पूरी सफाई करते हैं, तो सफाई मां लक्ष्मी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो साफ सुथरे कपड़े पहनना, सुगंधित रहना, शुद्धता स्वच्छता के साथ दैनिक जीवन में भी रहना, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। और ये शुद्धता सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं हो। हालांकि शुरुआत तो शरीर से ही होगा, लेकिन जैसे जैसे हम मन और आत्मा की शुद्धता की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे असर ज्यादा अच्छा होगा। चूंकि चूंकि ये पीड़ा इसलिए पैदा हुई क्योंकि हमने महिलाओं के साथ या महिला के साथ कुछ छल किया,
या किसी के धन के लिए महिला से छल किया, तो इस जीवन में क्या करना है? एक श्लोक हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, मातृवत परदारेषु, मतलब पर दारा, दारा मतलब स्त्री, पर मतलब दूसरे, दूसरे की स्त्री को मातृवत देखना, मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे के धन को लोष्ट बोलते हैं, मिट्टी, ढेला, दूसरे के धन को ढेले के समान समझना। तो मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत। अगला लाइन इसकी है, अगली लाइन है, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। इसमें पंडित के लक्षण बताए गए हैं। क्या? आत्मवत सर्वभूतेषु, जो सभी भूतों को, सभी व्यक्तियों को, सभी जीवों को अपने समान समझता है, वही व्यक्ति पंडित है, वही व्यक्ति ब्राह्मण है। ये सबसे अच्छा कार्मिक उपाय है। दूसरा ये भी है कि जब आप अगर इस कार्मिक उपाय को अपना लें और आप किसी, अगर आप पत्नी हैं तो किसी दूसरे पुरुष को, और पुरुष हैं तो किसी दूसरी स्त्री को, जब आप ललचाई निगाह से नहीं देखेंगे तो जाहिर है मन मार के, हंस के या रो के अपनी ही पत्नी या अपने पति पे ध्यान केंद्रित करेंगे, और जब ध्यान केंद्रित करेंगे तो धीरे धीरे लगाव बनने ही लगेगा। और जब लगाव बनेगा तो लगाव बनने का मतलब है, लगाव होने का मतलब है कि शुक्र का वो रस जीवन में अब आने लगा है। उपाय के तौर पे एक बड़ा अच्छा उपाय और बताया गया है, आजकल बड़ा फैशन में भी ये लोग करते हैं, 25 साल पे या 50 साल पे, 40 साल पे किसी तीर्थ स्थान में अच्छे मुहूर्त में दोबारा शादी करना, नए 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 लोग के साथ नहीं, मतलब पुरानी पत्नी या पुराने पति के साथ ही दोबारा शादी करना। नए के चक्कर में जाएंगे तो फिर परेशानी हो जाएगी, वो स्त्री दोष फिर ज्यादा बढ़ जाए और बहुत सारे दोष लग जाएंगे। और ये परेशानी, इस तरह की परेशानी अगर राहु से संबंधित है, तो नारियल का प्रवाह, कौन सा नारियल? वो जो जटा वाला नारियल जो चढ़ाते हैं, देवी स्थान में चढ़ाना, या 7 नारियल का बुधवार या शनिवार को प्रवाह लगातार 43 दिनों तक, या समस्या ज्यादा गहरी है तो 43 हफ्ते तक। 7 बादाम मंदिर में, खासकर अगर भगवती का मंदिर हो, वहां चढ़ाना। अगर सूर्य से समस्या हो तो तांबे के 7 टुकड़े बराबर वजन के लेके दोपहर में 12 से 2 बजे के बीच, दोपहर का समय क्यों है? क्योंकि दोपहर में सूर्य सबसे तेजस्वी रूप में होता है। घास वाली जमीन में खोदकर दबा देना। 7 रविवार या 43 दिन या 43 सप्ताह, लक्षण जैसे हों और जब तक राहत नहीं मिले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता सर है एक बार ये रिपीट कर दीजिए प्लीज, दबा देना कौन से दिन में सर?
सोमवार को तांबे के 60 टुकड़े लेकर दोपहर दिन में 12 से 2 बजे के बीच, सोमवार को नहीं, रविवार को, 7 रविवार या राहत नहीं मिले तो 43 दिन या 43 सप्ताह तक घास वाली जमीन में, खासकर अगर किसी पार्क की जमीन है तो, पार्क की जमीन, जहां पार्क की जमीन मतलब वहां लोग इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, बच्चे खेलते हैं, तो वहां कहीं नीचे में दबा देना। ये उपाय तब भी बड़ा कारगर होता है, ये उपाय तब भी कारगर होता है जब सूर्य 7वें भाव में हो और स्पाउस को स्वास्थ्य की समस्या हो। ठीक है, तो ये स्त्री ऋण की कहानी है। सर नारियल का और बता दीजिए एक बार। नारियल राहु का प्रतीक है, वो नारियल जो हम लोग कलश में स्थापित करते हैं। 7 ठीक है। नारियल लेकर बुधवार या शनिवार को बहते जल में प्रवाहित करें। अगर बहता जल नहीं है, बहुत बार नहीं पॉसिबल होता है, बहुत शहर में नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे रहता हूँ गाजियाबाद में, यहाँ पॉसिबल नहीं है। आप हिंडन में, यमुना में इतनी गंदी हो चुकी है दोनों नदियां, कैसे प्रवाहित करेंगे? तो संभव नहीं है। तो कुछ और रास्ता निकालना पड़ेगा। भगवती के मंदिर में, या जब भी भगवती के मंदिर में जाएं, नारियल जरूर चढ़ाएं। ये हर व्यक्ति को करना चाहिए, स्त्री दोष हो या नहीं हो। जी थैंक यू सर। इसलिए कि राहु भक्त हैं भगवती के, और खासकर 10 महाविद्या में छिन्नमस्ता देवी जो है वो राहु की देवी है। ठीक है, तो अब मैं अपनी तरफ से क्लास बंद करता हूं, आप लोग सवाल पूछिए। मेरा सवाल। राजरप्पा में, आपने सही कहा संजय जी, राजरप्पा में, झारखंड में है राजरप्पा, धनबाद बोकारो के पास है, वहां छिन्नमस्ता देवी का मंदिर है। तो छिन्नमस्ता देवी राहु की देवी। सर जी सर, ये अगर शुक्र जैसे 6th हाउस में होता है तो कई बार वो बोलते हैं कि आप दान करेंगे शुक्र का तो और शुक्र वीक हो जाएंगे, तो जैसे गाय दान आपने बोला, तो शुक्र अगर 6ठे भाव में होते हैं, देखिए गौदान को सबसे अच्छा उपाय बताया गया, क्योंकि गौ माता में सभी ग्रह विराजित, और गौदान या गौदान से भी अच्छा है गौ सेवा करना। गौ सेवा कैसे कर सकते हैं? एक तो तरीका है कि भाई हम घर में पाल लें, वो संभव नहीं है, तो बार बार समय समय पे, गौशाला हर शहर में होता है, गौशाला वाले लोग उनके लालन पालन के लिए चंदा भी मांगते हैं। बहुत सारी दुकानों में भी छोटे छोटे गुल्लक रखे रहते हैं। मैं तो यहाँ देखता हूँ कई दुकानों में अलग अलग गौशाला वाले अपना वहां रख देते हैं, उसमें डाल सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। उससे अच्छा है गौशाला में खुद ले जाएं हरा चारा खरीद के, या जो चीजें गाय को देना चाहते हैं, जो सर वो तो जैसे सब करते ही रहते हैं, लेकिन गाय दान कर सकते हैं, मतलब फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है सर, वो दान कर सकते थैंक हैं। ठीक है, सर अगर 4th हाउस में
हेलो। हाँ लोकेश जी देखिए, हैंड रेज कीजिए ना और वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए, चलिए। जी एक जी। सर, फोर्थ हाउस में अगर राहु, सूर्य, चंद्र और शनि एक साथ बैठो तो राहु, सूर्य, हाँ चंद्र एंड हाँ शनि। जी, तो ये मातृ ऋण है, तो सर ये मात्र ऋण मातृ है ऋण भी है, लेकिन तो ये मातृ ऋण भी है, ये पितृ ऋण भी है। और सर ये अगर ये फीमेल की कुंडली में हो अमावस्या, तो ये ग्रहण भी है, ये अमावस्या दोष भी है। जी प्रेत दोष भी है सर। सर ये जैसे सूर्य है ना, सूर्य अगर जैसे फिफ्थ हाउस में है सूर्य की राशि में, हाँ, और सर नवमांश में सूर्य मेष की राशि में है, तो ये सूर्य पीड़ित तो है, तो किस तरीके से इसका उपाय किया जा सकता है? अभी हम लोग नवमास पे नहीं जा पाएंगे सौरभ जी, अभी हम सर इसकी सर एक रेमेडी क्या हो सकती है सौरभ जी सर? अभी लोकेश जी को बात करने दीजिए, एक आदमी अभी बात कर रहे हैं ना। हाँ लोकेश जी बताइए। हाँ सर, इसकी रेमेडी क्या हो सकती है? बिकॉज मतलब फैमिली डिस्टर्ब हो रही है। सर इसकी रेमेडी के मैंने लिए, कुछ इसकी रेमेडी के लिए आप एक बार किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से कुंडली संपर्क कर लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। क्लास में रेमेडी बताना थोड़ा सा ऐसे परेशानी है, स्पेसिफिक कुंडली का मैं एक जेनेरिक रेमेडी जरूर जो चर्चा कर रहा हूं बता सकता हूं, क्या लक्षण है, क्या परेशानी है, बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है। अब जैसे सौरभ जी वो नवमास की चर्चा कर रहे हैं, तो जो भी ज्योतिषाचार्य देख रहे हैं एक बार नवमास भी देख लेंगे। अगर लाल किताब के थ्रू देखेंगे तो वहां भी चीजों को देख लेंगे। तो यहाँ मेरा कुछ बोल देना अनुचित। सर अगर फोर्थ हाउस में बृहस्पति और केतु हो तो भी मातृ ऋण होता है? तब भी मातृ ऋण होगा, ओके। तब भी मातृ। इसमें ऋण की जो स्थितियां बताई गई हैं, वो स्थिति अगर आ गई साथ में कुछ और आया भी तो भी वो ऋण होगा। हाँ, अगर अगर उसके साथी ग्रह, नंबर 1, जो ग्रह पीड़ित हो रहा है उसके साथी ग्रह अगर बलवान है या उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस ऋण से निकलने में मदद करेंगे आसानी से, नंबर 1। नंबर 2, उसकी सीवियरिटी को थोड़ा लोअर डाउन करेंगे। ठीक है, हाँ मीना जी पूछिए। सर अगर केतु के अंश बल बहुत कमजोर है तब भी इफेक्ट रहता है? हाँ, अगर केतु अंश बल से बहुत कमजोर है तब भी इफेक्ट रहता है? इस बल से उसका अंश बल बहुत कम है, डिग्री कम है उसकी। बिल्कुल, लाल किताब में डिग्री की चर्चा ही नहीं है। ठीक है सर, ठीक। हाँ मीना जी बताइए। आपकी आवाज नहीं है, आपकी आवाज बहुत धीमी है। इनकी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है क्या? नहीं सुनाई दे रही, नहीं नहीं, सुनाई दे आपकी आवाज नहीं आ नहीं रही। सुनाई दे रही सर बहुत हल्की है। ये बहुत बोल हल्की रही है, हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा। दो बच्चे हैं और दोनों बच्चों की कुंडली में चंद्र और केतु साथ हैं, इन्होंने ये बताया। तो इसका मतलब दोनों बच्चों की कुंडली में मातृ ऋण है और उसका उपाय जरूर करना चाहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है मीना जी, नहीं बिल्कुल नहीं आ रही। हाँ राजेश जी। हेलो सर जी नमस्कार। सर 2 मिनट हेलो। रुकिए, हाँ 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 लोगों ने हैंड रेस किया है, आप भी हैंड रेस कीजिए, मैं आऊंगा। सौरभ जी प्लीज म्यूट रखिए। हाँ राजेश जी बताइए। हाँ जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर सबसे पहले तो जो सूर्य ऋण का जो बताया था, आत्म ऋण का, जी। उसमें आपने बताया था कि फिफ्थ हाउस भी अगर पीड़ित हो, ठीक है ना,
और जो पितृ ऋण है उसमें भी हम 2, 5, 9 और 12 हाउसेस को देखते हैं। बिल्कुल। और आपने बताया कि जैसे शुक्र, अगर फॉर एग्जांपल शुक्र ही अगर 5th हाउस में होता है, स्वऋण एक तरह का पितृ ऋण ही है, नंबर अच्छा, 1। नंबर उसी 2, का पार्ट। हाँ, नंबर 2, मैंने जो पहले दिन या दूसरे दिन चर्चा की थी कि कोई भी ग्रह स्थिति, जैसे आज हम लोगों ने चर्चा की स्वऋण की, मातृ ऋण की और स्त्री ऋण की, तो इनकी एक पर्टिकुलर ग्रह स्थिति बनी। ये ऋण तभी कहा जाएगा जब 2, 5, 9 और 12, ये ऋण तभी कहा जाएगा जब 2, 5, 9 और 12 भाव में राहु, शुक्र या बुध होंगे। अगर ये कंडीशन नहीं बन रहा है, अब चौथे भाव में अगर मान लीजिए चंद्रमा और केतु बैठ गए, लेकिन 2, 5, 9, 12 में 2, 5, 9, 12 में अगर राहु, शुक्र या बुध नहीं है, तो ये स्त्री ऋण नहीं, ये मातृ ऋण नहीं कहलाएगा। फिर इसे हम चंद्र केतु का योग कहेंगे, और वो ऋण नहीं है, वो एक पर्टिकुलर ग्रह स्थिति है जो अपना असर देगी। मैंने पहले ही दिन कहा कि इसको हमेशा बैक ऑफ द माइंड में लेके चलना है कि जब भी किसी ऋण की स्थिति दिखी, जब भी किसी ऋण की स्थिति दिखी, तो उसके बाद तुरंत ये चेक करें कि क्या 2, 5, 9, 12 में राहु, शुक्र, बुध है या नहीं है। ओके, ओके, ठीक है। अब स्वऋण में क्या हुआ, इसमें तो भाई पांचवा भाव खुद इन्वॉल्व है, खुद इन्वॉल्व है, तो स्वऋण एक प्रकार का पितृ ऋण हुआ, ये पितृ ऋण ही है, उसी का एक डायमेंशन। और सर अगर शुक्र ही बैठ जाए 5th हाउस में, तो एक तरीके से शुक्र भी पीड़ित हो गया, क्योंकि सूर्य के हाउस में बैठा हुआ है, और 2, 5, 9, 12 तो पितृ ऋण वाला भी पार्ट हो गया, और स्वऋण वाला भी पार्ट हो गया, क्योंकि सूर्य के घर में शुक्र, तो ये तीनों का उपाय करना पड़ेगा इसका मतलब। उपाय करना पड़ेगा। अच्छा, एक सर आपने चंद्र का जो मातृ ऋण का उपाय बताया था, जो चांदी के चौकोर टुकड़े डालने हैं, तो वो कितने डालने हैं, ये शायद मेरे से रह गया, या अच्छा, वो बता चांदी देंगे के चौकोर टुकड़े कितने बहाने के लिए, प्रवाहित करने के लिए? चांदी के 4 चौकोर टुकड़े ले सकते हैं, क्योंकि चौथे भाव का उपाय कर रहे हैं। ठीक, 4 या 4 के मल्टीपल में, 4 या 4 के मल्टीपल में। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। सर एक बात कहनी थी। जी कुमार जी। नॉर्मली जो ये 3-4 ग्रह हैं, राहु, केतु, शुक्र और ये, और 2, 5, 9, 8, 12 में, तो नॉर्मली कोई ना कोई ग्रह तो जरूर होगा। 2, 5, 9, 12 2, 5, 9, 12 में कोई ना कोई ग्रह तो इनमें से जरूर होगा ही होगा, बिल्कुल होगा, मान लिया। क्योंकि तो पितृदोष तो फिर होगा ही होगा। होगा, बिल्कुल होगा। बहुत सारी कुंडली आपको मिल जाएगी जिसमें हाँ, 99% नहीं, आई शुड से, राइट सर। ठीक है। और वैसे पूरी कुंडली ही एक प्रकार का ऋण है। ये इसमें से पास्ट लाइफ कर्स के रूप में, पास्ट लाइफ तो पूरा ही का पूरी कुंडली ही पास्ट लाइफ है। कर्स के रूप में या ऋणानुबंध के रूप में या ऋण के रूप में हम लोग उन कॉम्बिनेशंस को पढ़ते हैं, या ऋषियों ने कहा, जो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जीवन। ऐसा थोड़ा है कि अगर ये ऋण नहीं है तो जीवन में कोई कष्ट ही नहीं होगा। ये सब बर्थ ही इसलिए हुआ है कि हमें अपने ऋण पूरे करने हैं। ऋण पूरा करना है। पूरा
ये जीवन ही पास्ट लाइफ का इफेक्ट है, यस, पूरी कुंडली ही ऋण है। तो ये तो एक कुछ चीजों को सेलेक्ट किया जो ज्यादा प्रोमिनेंट हैं, ज्यादा प्रोमिनेंटली हमारे जीवन के ज्यादा प्रोमिनेंट डायमेंशंस को इफेक्ट करते हैं, तो उसको एक लिस्ट करके बताया और उनको एक नाम दिया। ठीक है, तो मोहन जी बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार। सर स्त्री ऋण में कहा गया है कि अगर शुक्र के साथ सन है तो स्त्री ऋण है, और सर सूर्य के साथ शुक्र में अगर उसका शत्रु ग्रह शुक्र जो है साथ बैठा है तो वो स्वऋण भी बनता है। नहीं, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था कि पंचम भाव में अगर राहु, शनि, सूर्य, केतु, राहु, केतु, सूर्य, शनि पंचम भाव में ये हो तो स्वऋण बनेगा, नंबर 1। सूर्य के साथ अगर राहु, केतु, शनि हो तो स्वऋण बनेगा। मैंने स्पेसिफिकली वहां पे कहा था कि अगर शुक्र होगा तो फिर कहानी दूसरी हो जाएगी। जब सूर्य और शुक्र साथ होता है तो शुक्र पीड़ित होता है, सूर्य पीड़ित नहीं होता है, वो स्त्री ऋण बन जाता है। सर ये स्त्री ऋण बनता है, लेकिन यहाँ पर नीच भंग हो जाए, अगर सपोज सूर्य का नीच हो रहा है और वो शुक्र की राशि में ही है और वो नीच भंग हो जाता है वहां, तो भी ये ऋण बनेगा? तो भी ऋण बनेगा। नीच भंग, नीच भंग कोई चीज पहले नीच तो हुई ना। पहले आप गड्ढे में तो गिरे, पहले आप 12 मंजिल से नीचे तो गिरे, तब तो कोई आया और आपको उठा के फिर से ऊपर ले गया। ठीक है, तब भी ये ऋण बनेगा। जी सर। लेकिन थोड़ी सी उसकी केमिस्ट्री वहां पे अलग हो जाएगी। रेमेडी में उपाय जो बताया आपने सर वो सेम रहेंगे? वही है, उपाय सेम कीजिए। और ये हम लोग तब समझेंगे जब नीच भंग राजयोग को डिटेल में समझेंगे। जी। अब नीच भंग होने के भी कई प्रकार हैं और हर प्रकार एक ही तरह का रिजल्ट नहीं देता है। ठीक है, नीच भंग होने के कई तरीके हैं, हर तरीका एक ही प्रकार का फल नहीं देता है। जी जी सर। सर एक सवाल और, एक और सवाल है सर जी। सर जैसे आपने बताया मंगल और चंद्र साथ हो तो भूलक्ष्मी योग बनता है। जी जी सर, लेकिन देखा गया है, कर्क राशि में अगर मंगल आ जाए तो वो नीच का हो जाता है। बिल्कुल। देखिए हमेशा मैं अपने बेसिक से ही ये बताना शुरू करता हूं कि हमेशा बैक ऑफ द माइंड में प्लैनेट की डिग्निटी को रख के चलिए कि वो उच्च का हो रहा है और उच्च से लेके अस्त होने तक 10 स्थितियां बनती हैं। उन 10 स्थितियों में वो कहां पे आ रहा है, ये बैक ऑफ द माइंड में हमेशा लेके चलना है। कोई अच्छा योग बन रहा है, कोई बुरा योग बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, किस भाव में बन रहा है, वहां भी इस चीज को ध्यान में रखना है। सर ये अगर सपोज मंगल अगर नीच का हो रहा है थर्ड हाउस में, आप वही बात पूछ रहे हैं, फिर अगेन आप चर्चा कर रहे हैं कि वो कर्क राशि में है और मंगल नीच का हो गया, वहां चंद्रमा भी आ गया या नहीं आया, नीच भंग हो गया। मैं फिर वही बात बोलूंगा, नीच भंग की केमिस्ट्री को समझने की अलग कहानी है। नहीं सर, नीच भंग नहीं, नीच ही है अगर इस केस में। ठीक है, नीच भी है तो नीच ग्रह की केमिस्ट्री को समझने की बिल्कुल अलग कहानी है, उसका इस ऋण से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन, अगर केतु की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पे, 7th दृष्टि, तो केतु की अगर 7th दृष्टि पड़ रही है तो इसको ऋण नहीं बोलेंगे। धन्यवाद सर। अब करीब 2.25 घंटे हो गए हैं, मेरा शुक्र उधर से आवाज दे रहा है, तो मुझे आप लोग मुक्त करें और
सर मेरा तो सिर्फ आधे मिनट का, आधे से भी कम का क्वेश्चन है, मैंने कल भी किया था लास्ट में पूछ लीजिए पूछ कि लीजिए। गायत्री, सर गायत्री साधना के लिए गायत्री दीक्षा की जरूरत होती है, ऐसे अक्सर सब बोलते हैं। हेलो। देखिए, अगर दीक्षा संभव है और फिर दीक्षा के बाद बहुत सारे नियम कायदे कानून जीवन में आ जाते हैं, अगर उनको हम पालन करने के लिए तैयार हैं, अगर उनको पालन करने के लिए तैयार हैं तो दीक्षा लेना बहुत अच्छी चीज है। दीक्षित होने के बाद मंत्र जाप करना ज्यादा अच्छा है। अगर मैं उन बंधनों को अपने ऊपर नहीं लाद सकता हूं तो फिर पता चला कि दीक्षा भी ले लिए, उन बंधनों को भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो क्या फायदा। उससे बेहतर है कि बिना दीक्षा के हम। सर जी मेरा एक सवाल है सर जी। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, जो अभी समझो मेरे चाचा है, तो चाचे का भी पितृदोष हमें लग सकता है क्या? बिल्कुल लगेगा। और मेरे कुंडली में पितृदोष है, तो मेरे बेटे के भी वो हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। बस बस धन्यवाद। और आज आपने बहुत बढ़िया पढ़ाया, बहुत अच्छी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम लोग धन्यवाद सर, हैं थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।